हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो रेगुलर के हों या सोल के हों। जो भी स्टूडेंट हैं बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में या ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसका सिलेबस सभी के लिए सेम है, चाहे कोई रेगुलर का, सोल का, बीकॉम प्रोग्राम का या ऑनर्स का स्टूडेंट है, चारों के लिए सिलेबस सेम है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ एक अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम शुरू करने वाले हैं आपके इस सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट में से जो जो कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। पार्ट्स में वीडियो आएंगी, वीडियोस के कई सारे पार्ट्स आएंगे, यूनिट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। तो उन सभी को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, सारा कंटेंट कवर करवाऊंगा, जितना भी आपके सिलेबस के अंदर दिया है काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारा, ठीक है। जो ये मैं कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ, ये मैं अपनी खुद की जो बुक क्रिएट करी है उसमें से करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में ये बुक परचेज करने पर अवेलेबल मिलेगी, जिसके अंदर आपको जितना भी आपका रेलेवेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सारा कवर करा गया है। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में से लिए गए हैं, वो सारे कवर करे गए हैं। उसके अलावा आपके 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर कवर करे गए हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कीजिए, वहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आपको एक-एक करके इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मिलने वाली है। तो आप आज की इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिन लोगों के पास भी ये सब्जेक्ट है। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। तो देखिए, आज है हमारे पास वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें ये आपकी जो यूनिट नंबर 5 है, इसकी वीडियो का पार्ट 2 का स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हमें एम्प्लॉय ग्रीवेंस और इससे आगे का कंसेप्ट देखना है। इससे पहले का जो भी कंसेप्ट है वो आपका वीडियो का पार्ट नंबर 1, और इससे पहले की जो भी यूनिट है वो सारी चैनल पर अपलोड हो रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको वो अपलोड मिल जाएंगी। तो एम्प्लॉय ग्रीवेंस क्या होता है? अ ग्रीवेंस रिप्रेजेंट अ सिचुएशन इन विच एन एम्प्लॉय फील दैट समथिंग अनफेवरेबल टू हिम हैज हैपेंड और इज गोइंग टू हैपन। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? ग्रीवेंस एक सिचुएशन होती है जिसमें एम्प्लॉय को ये फील होता है कि कुछ उसके अनफेवर में होने वाला है या हो चुका है, तो उस चीज को कहा जाता है ग्रीवेंस। द ग्रीवेंस प्रोसीजर set up by the agreement within a union provide a medium for the worker to transmit his grievance to management in an orderly manner and get the answer in writing। ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या होता है? ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर वर्कर अपनी ग्रीवेंस को मैनेजमेंट तक पहुंचाता है एक मैनर में, और उसे आंसर मिलता है राइटिंग में। इन एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ग्रीवेंस में अराइज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर। एक इंडस्ट्री के अंदर, एक एंटरप्राइज के अंदर ग्रीवेंस किस किस रीजन से अराइज हो सकता है? तो पहला है वायलेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज पुअर वर्किंग कंडीशन, या तो वर्कर्स को वर्किंग कंडीशन पुअर प्रोवाइड करवाई जा रही हो। वायलेशन ऑफ कंपनी रूल एंड प्रैक्टिस, कंपनी के कुछ रूल और प्रैक्टिस है उनका वायलेशन हो रहा हो। वायलेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, जो बार्गेनिंग एग्रीमेंट है उसका वायलेशन हो रहा हो, या वायलेशन हो रहा हो लेबर लॉज का। तो एक इंडस्ट्री और एंटरप्राइज के अंदर ग्रीवेंस अराइज होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ ग्रीवेंस। ग्रीवेंस के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? तो नंबर 1, ग्रीवेंस रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट पॉलिसी। मैनेजमेंट कोई पॉलिसी लेकर आई, उससे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जो कि वर्कर्स के लिए अनफेवरेबल है, तो उससे अराइज हो गया। सेकंड, ग्रीवेंस रिजल्टिंग फ्रॉम वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन ऐसी है ऑर्गेनाइजेशन की कि उससे एम्प्लॉय के लिए कोई अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो ग्रीवेंस हो गया। फिर ग्रीवेंस रिजल्टिंग फ्रॉम पर्सनल फैक्टर, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ग्रीवेंस अराइज हो रहा है। तो ये आपके 3 तरीके होते हैं जिस वजह से ग्रीवेंस आता है। नेक्स्ट है आपका हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंस की। ग्रीवेंस को हैंडल किस तरीके से करा जाता है? तो अ मैनेजर इज सक्सेसफुल इफ ही इज एबल टू बिल्ड अ टीम ऑफ सेटिस्फाइड वर्कर बाय रिमूविंग देयर ग्रीवेंस। एक मैनेजर को सक्सेसफुल तब माना जाता है जब वो एक ऐसी टीम बिल्ड कर ले जो कि मेंबर्स की, जो वर्कर्स हैं, उनकी ग्रीवेंस को रिमूव करे। वाइल डीलिंग विद ग्रीवेंस ऑफ सबऑर्डिनेट इट इज नेसेसरी टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब अगर वर्कर्स की ग्रीवेंस को हैंडल करना है, एड्रेस करना है, तो उनके लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले अ ग्रीवेंस मे और मे नॉट बी रियल। जो ग्रीवेंस है वर्कर की वो रियल भी हो सकती है और अनरियल भी ग्रीवेंस हो सकती है। फिर है ग्रीवेंस में अराइज आउट ऑफ नॉट वन कॉज बट मल्टीफेरियस कॉजेज। ग्रीवेंस जो अराइज हुई है वो जरूरी नहीं है किसी एक रीजन की वजह से ही अराइज हुई हो, एक से ज्यादा भी रीजंस हो सकते हैं ग्रीवेंस के। फिर एवरी इंडिविजुअल डज नॉट गिव एक्सप्रेशन टू हिज ग्रीवेंस। हर इंडिविजुअल को
अपनी ग्रीवेंस को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है, उस तरीके से ग्रीवेंस को हैंडल करना है। अब आता है ग्रीवेंस प्रोसीजर की। जो ये ग्रीवेंस होती है इसे हैंडल करने के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। तो सबसे पहला आता है ओपन डोर पॉलिसी। तो अंडर दिस प्रोसीजर द एम्प्लॉय आर फ्री टू मीट द टॉप एग्जीक्यूटिव द ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट ग्रीवेंस रीएड्रेस्ड। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो डायरेक्टली टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ कॉन्टेक्ट कर लेता है और अपनी ग्रीवेंस को एड्रेस कर देता है। सच पॉलिसी में वर्क वेल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बट इन बिग ऑर्गेनाइजेशन दिस मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल बिकॉज ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव विल बी टू बिजी इन अदर मैटर। ये वाला जो तरीका होता है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो काम करता है, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बाकी दूसरे कामों में बिजी होते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट होता है आपका दूसरा स्टेप लैडर प्रोसीजर। तो अंडर दिस प्रोसीजर द एग्रीव्ड एम्प्लॉय हैज टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप इन गेटिंग हिज ग्रीवेंस हियर्ड एंड रीएड्रेस्ड। इस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉय है, जो कि एग्रीव्ड एम्प्लॉय है, मतलब जिसे अपनी ग्रीवेंस के बारे में बताना है, उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना होता है अपनी ग्रीवेंस को टॉप एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाने के लिए। फर्स्टली ही हैज टू प्रेजेंट हिज ग्रीवेंस इन राइटिंग टू हिज सुपरवाइजर और फोरमैन। सबसे पहले उसे अपनी ग्रीवेंस को राइटिंग में सुपरवाइजर या फोरमैन को बताना होता है। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ही मे गो टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर वो उनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो डिपार्टमेंट के हेड के पास जा सकता है। देयर मे बी अ जॉइंट ग्रीवेंस कमेटी आफ्टर द डिसीजन ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द एम्प्लॉय। अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का भी डिसीजन एक्सेप्टेबल नहीं है तो जॉइंट ग्रीवेंस कमेटी होती है उसके पास जा सकता है। इफ द कमिटी also fail to redress the grievance the matter to refer to चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर वो कमेटी भी, जो ग्रीवेंस जॉइंट ग्रीवेंस कमेटी है, वो भी उसकी ग्रीवेंस को एड्रेस नहीं कर पाती है, तब वो पर्सन फिर डायरेक्टली किसके पास, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जा सकता है आपका। ठीक है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं HRIS। ये क्या होता है आपका, तो HRIS इज अ सिस्टम डिजाइन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। HRIS क्या है, एक तरीके का इंफॉर्मेशन सप्लाई सिस्टम है जो कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय टेकिंग वेरियस डिसीजन एट द वेरियस लेवल ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की। इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू टेक डिसीजन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे डिसीजन लेने होते हैं अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग हायरार्की के। तो उन सारी चीजों के डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत पड़ती है। Therefore, designing of an effective information system is vital for efficient working of an organization। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंट वर्क करते रहने के लिए तो हमें एक ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत है जो हमें टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहे। इट कैन बिल्ट अराउंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन। और बिग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की फॉर्म में बनाया जा सकता है। जरूरत क्या होती है HRIS की, तो इन ऑर्डर टू कंडक्ट ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डाटा। ह्यूमन रिसोर्स के ऑडिट के लिए और ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उसे काफी सारे अमाउंट ऑफ डेटा की जरूरत पड़ती है, तो उसलिए HRIS की जरूरत पड़ती है। इसका काम क्या क्या होता है, सबसे पहला आता है प्रोक्योरमेंट फंक्शन HRIS का। तो इसके अंदर इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड फॉर मैन पावर। प्रोक्योरमेंट फंक्शन में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं कि हमारे पास अभी कितनी मैन पावर है और आगे फ्यूचर में कितनी मैन पावर की जरूरत है। फिर रिलायबल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इनके जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैं वो कितने रिलायबल होने चाहिए। फिर पॉसिबल चेंज अफेक्टिंग स्किल्स, स्किल को जो अफेक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल चेंजेस कौन कौन से हैं। लोकेशन एंड मैचिंग ऑफ रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल स्किल, जो हमारे पास स्किल्स की जरूरत है और जो अवेलेबल स्किल है उसकी लोकेशन क्या है और मैचिंग क्या है। फिर वैलिड मेजर फॉर टेस्टिंग एंड सिलेक्शन, सिलेक्शन और टेस्टिंग के लिए वैलिड मेजर्स कौन कौन से हैं। फिर कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट की कॉस्ट क्या है, तो ये आता है हमारा प्रोक्योरमेंट फंक्शन में। फिर आता है डेवलपमेंट फंक्शन, तो इसके अंदर क्या आता है आपका वैलिड मेजर ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए वैलिड मेजर्स होने चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कितनी कॉस्ट लग रही है और कितना हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है ये पता होना चाहिए। लिंकेज बिटवीन इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड, इंडिविजुअल के जो खुद के गोल हैं और ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उनके बीच में लिंकेज होना चाहिए। कैरियर एंड सक्सेशन प्लानिंग, तो ये चार चीजें आ जाती हैं आपकी डेवलपमेंट फंक्शन में HRIS के। फिर आता है आपका कंपनसेशन फंक्शन, तो लिंकेज बिटवीन वेज एंड प्रोडक्टिविटी, वेज और प्रोडक्टिविटी के बीच में लिंकेज स्टेबलाइज करता है। इम्पैक्ट ऑफ मनी ऑन वर्क मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, मनी का एम्प्लॉय के मोटिवेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये चीज ध्यान रखता है। एम्प्लॉय कॉस्ट इन टर्म ऑफ टर्नओवर, एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करता है टर्नओवर के टर्म्स में। फिर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑन वेज लेवल एंड प्रोडक्टिविटी, वेज लेवल और प्रोडक्टिविटी पर इन्फ्लेशन और टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज को देखता है। ठीक है।
उसके अलावा वैल्यू ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग फ्रिंज बेनिफिट प्रोग्राम टू द कंपनी, कंपनी के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग और फ्रिंज बेनिफिट प्रोग्राम का क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है वो चीज देखना। फोर्थ आता है आपका मेंटेनेंस फंक्शन। तो मेंटेनेंस फंक्शन में एचआरआईएस का क्या काम होता है? एब्सेंटिज्म, टर्नओवर, एक्सीडेंट, ग्रीवेंस, डिसिप्लिन, मंडे लॉस एंड अदर इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ। ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के बारे में ध्यान रखना कि कितने एब्सेंट हो रहे हैं वर्कर, कितना टर्नओवर कर रहे हैं, क्या एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या ग्रीवेंस है, ये सारी चीजें। फिर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। कॉज एंड कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन, एम्प्लॉय को सेपरेट करने की क्या कॉज है और क्या कॉस्ट है। फिर इंसेंटिव फॉर वॉलेंटरी सेपरेशन इफ नेसेसरी, वॉलेंटरी सेपरेशन के लिए क्या इंसेंटिव जरूरी है, ये आता है आपका मेंटेनेंस फंक्शन में। फिर आता है आपका इंटीग्रेशन फंक्शन, फिफ्थ जो होता है, इसके अंदर क्या आता है? चलो इसका काम तो कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप क्लाइमेट इन द कंपनी, कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन और लीडरशिप का क्लाइमेट क्रिएट करना। एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस, जो एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उन्हें अडेप्ट करना। कॉज ऑफ चेंज इन प्रोडक्टिव लेवल, प्रोडक्टिव लेवल पर उन चेंजेस के कॉजेज बनाना। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट, चेंज इन टेक्नोलॉजी और मार्केट का क्या इम्पैक्ट है वो चीज देखना। तो ये आपके 5 फंक्शन होते हैं एचआरआईएस के। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरआईएस की, जो एचआरआईएस है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है आपका? पहला, टू मेक द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द राइट फॉर्म टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, जिस पर्सन को जिस समय जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाए, वो ऑब्जेक्टिव होता है एचआरआईएस का सबसे पहले। फिर टू सप्लाई द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एट रीजनेबल कॉस्ट पर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। टू यूज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग डेटा, डेटा को प्रोसेस करने का सबसे मोस्ट एफिशिएंट तरीका है ये। टू प्रोवाइड नेसेसरी सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी फॉर इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए सिक्योरिटी और सीक्रेसी प्रोवाइड करवाता है। टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अप टू डेट, जो इन्फॉर्मेशन है उसे अप टू डेट रखता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं एचआरआईएस के। फंक्शनिंग क्या होती है एचआरआईएस की? सबसे पहला फंक्शन होता है डेटा कलेक्शन। तो द मैनर ऑफ डेटा कलेक्शन विल डिपेंड अपॉन पर्पस फॉर विच डेटा इज रिक्वायर्ड। डाटा कलेक्शन किस चीज से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करा जाएगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि हमें क्या डेटा चाहिए। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा, irrelevant data should be filtered out and the relevant should be properly classified and tabulated so it can be used easily when needed। तो जो भी डेटा कलेक्ट करा जाता है उसमें से जो भी irrelevant डाटा होता है उसे फिल्टर कर दिया जाता है और रेलेवेंट डाटा को प्रॉपरली क्लासीफाई करके टेबलेट करके रख लिया जाता है, जब भी उसकी जरूरत पड़ती है वो हमें अवेलेबल मिल जाता है। नेक्स्ट आता है डेटा मैनेजमेंट। तो अ गुड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व फॉलोइंग सब फंक्शन: प्रोसेसिंग, ऑपरेशन, स्टोरेज, डेटा इवैल्यूएशन, रिट्राइवल ऑफ डाटा और डिसमेंशन। डेटा मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या देखा जाता है कि प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है डाटा, स्टोर किस तरीके से हो रहा है, इवैल्यूएट कैसे हो रहा है, रिट्राइवल कैसे हो रहा है और डिसमेंटेशन कैसे हो रहा है डेटा का। ठीक है, तो ये आपके 2 फंक्शन होते हैं एचआरआईएस के। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड एचआरआईएस। जो कंप्यूटराइज्ड तरीके से एचआरआईएस मेंटेन करा जा रहा है उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं? सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन। तो प्रोड्यूस प्रिंट आउट दैट डिस्क्राइब जॉब अकॉर्डिंग टू यूजर स्पेसिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इनपुट इनटू द सिस्टम। ये क्या करता है? प्रिंट आउट प्रोड्यूस कर देता है जिससे हमें पता लग जाता है जॉब के अकॉर्डिंग कि यूजर की स्पेसिफिकेशन क्या है और इंफॉर्मेशन इनपुट क्या है। As a minimum job description include job title, purpose, duty and responsibility of computer program should allow the authorized user to update and reformat job description। जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें आता है आपका जॉब टाइटल, पर्पस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके अलावा जो ऑथराइज्ड यूजर है वो इन सारी डिटेल्स को अपडेट भी कर सकते हैं, रिफॉर्मेट कर सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एचआर प्लानिंग में। तो फोरकास्ट डिमांड फॉर की जॉब एज वेल एज एम्प्लॉय टर्नओवर एंड पैटर्न ऑफ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मोबिलिटी। ये किस चीज में हेल्प करता है? अगर हमें डिमांड फोरकास्ट करनी है किसी जॉब से रिलेटेड या जो एम्प्लॉय का टर्नओवर का पैटर्न है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मोबिलिटी है, वो सारी चीजें फोरकास्ट करनी है, तो इट कैन यूज टू प्रोजेक्ट फ्यूचर एम्प्लॉय एंड कॉम्पिटेंसी नीड फॉर स्टाफिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो स्टाफिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए हमें फ्यूचर में किन एम्प्लॉय की जरूरत पड़ने वाली है, किन की नीड्स पड़ने वाली है, उस चीज में भी ये हेल्प करता है जो कंप्यूटराइज्ड एचआरआईएस है। फिर है स्टाफिंग। तो एड्रेस रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट फंक्शन एंड कैन इंक्लूड द फॉलोइंग मॉड्यूल: एप्लीकेशन ट्रैकिंग, जॉब पोस्टिंग, जॉब रिक्रूटमेंट, एनालिसिस, जॉब पर्सन मैचिंग। इसके अंदर और क्या करता है? ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, इनको भी देखता है, एप्लीकेशन को ट्रैक करता है, जॉब पोस्टिंग करता है, जॉब रिक्वायरमेंट एनालिसिस करता है और जॉब पर्सन को मैच करता है। फिर आपका फोर्थ सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प करता है। तो रिपोर्ट फंक्शन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट कैंडिडेट फॉर की पोजीशन, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग कैंडिडेट फॉर ईच की पोजीशन।
तो रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन में ये क्या करता है, जो इसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसमें से वो उन एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जिन्हें हम की पोजीशन पर प्लेस कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रैक रिकमेंडेड ट्रेनिंग फॉर स्किल लेवल, ट्रेनिंग साइट अवेलेबिलिटी, कोर्स शेड्यूल, एनरोलमेंट, अटेंडेंस, कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ट्रेनिंग एंड ट्रेनी एवेल्यूशन रिजल्ट। क्या करता है ये, ट्रेनिंग को रिकमेंड करता है कि किस तरीके की स्किल के लिए कौन से एम्प्लॉय को क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, कौन सा कोर्स प्रोवाइड करवाना चाहिए। ट्रेनर और ट्रेनी के रिजल्ट्स को भी इवेल्युएट करता है। तो ये आपकी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपका कंप्यूटराइज्ड HRIS है। अभी और भी हैं थोड़ी। सिक्स्थ है कि आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो हेल्प मैनेजर डायरेक्ट एम्प्लॉय टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड डेवलप देयर कॉम्पिटेंसी। मैनेजर की हेल्प करता है कि वो डायरेक्ट कर सके एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए और डेवलप कर सके कॉम्पिटेंसीज। जनरेट परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म बेस्ड ऑन गोल्स एंड स्टैंडर्ड and competency required of a job and record appraisal rating for employee on goal accomplishment and competency assessment। क्या करता है ये, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म जनरेट करता है जिसके अंदर गोल्स, स्टैंडर्ड एंड कंपिटेंसी जो रिक्वायर्ड हैं जॉब के लिए वो मेंशन होती हैं। उसके अलावा जब अप्रेजल हो जाता है एम्प्लॉय का तो उसकी अप्रेजल रेटिंग को रिकॉर्ड करता है और कंपिटेंसी असेसमेंट उसका करता है। फिर आता है आपका जॉब इवैल्यूएशन। तो कंप्यूटराइज असिस्टेड जॉब इवैल्यूएशन सिस्टम हेल्प मैनेजर डिटरमाइन जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट और क्लासिफिकेशन लेवल एंड जॉब हायरार्कीज। ये जॉब इवैल्यूएशन में क्या करता है, जो मैनेजर होते हैं उनकी हेल्प करता है जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट की मदद से क्लासिफाई करने में कि एम्प्लॉय का लेवल क्या होना चाहिए, उसकी क्या जॉब हायरार्की होनी चाहिए। फिर आता है कंपनसेशन। तो ट्रैक, एनालिसिस एंड रिपोर्ट कंपनसेशन इन्फॉर्मेशन ऑन पे ग्रेड स्ट्रक्चर, मेरिट गाइडलाइंस, स्ट्रक्चर, सैलरी बजटिंग बाय एलोकेटिंग इंक्रीज अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव क्राइटेरिया, ट्रैकिंग रिजल्ट इन टर्म ऑफ रेशियो एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। उसके अलावा ट्रैक करता है, एनालाइज करता है और रिपोर्ट करता है कंपनसेशन इन्फॉर्मेशन को कि पे ग्रेड स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्लॉय की कंपनसेशन कितनी क्या है। उसके बाद उनकी मेरिट गाइडलाइंस, उनकी सैलरी बजटिंग करता है, ये सारे काम करता है। इंक्रीज और डिक्रीज कितना करना है कंपनसेशन में, ये तक सजेशन प्रोवाइड करवाता है। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एनालिसिस। तो एम्प्लॉय एटीट्यूड सर्वे डेटा विच प्रोवाइड कंपोजिट प्रोफाइल ऑफ एम्प्लॉय मोरल, कंसर्न एंड वैल्यू, हेल्प मैनेजर टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। उसके अलावा इसमें होता है एक एम्प्लॉय एटीट्यूड सर्वे डेटा जिसके अंदर ये क्या प्रोवाइड करवाता है, एक एम्प्लॉय के मोरल, कंसर्न और वैल्यूज के बारे में कंपोजिट प्रोफाइल प्रोवाइड करवाता है जो कि मैनेजर्स को कई सारे डिसीजन एक्शंस लेने में हेल्प करता है। ये कंसेप्ट था आपका HRIS का। सारी चीजें मैंने इसमें कवर करवा दी आपकी। अब नेक्स्ट है आपका EHRM का कंसेप्ट। EHRM इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन रिसोर्स प्रोसीजर टू फैसिलिटेट सिंपल एक्सचेंज बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। EHRM क्या होता है, जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करें ह्यूमन रिसोर्स प्रोसीजर के अंदर जिससे हम सिंपली एक्सचेंज कर सके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को, उस चीज को कहा जाता है आपका EHRM। इट मेंटेन डेटा फॉर वेरियस HR सर्विसेज। ये कई सारी डेटा सर्विसेज के लिए डेटा मेंटेन करके रखता है EHRM, जैसे कि पेरोल हो गया, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन हो गई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गई, हायरिंग हो गई, ये सारी चीजों के बारे में। फिर EHRM ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। EHRM को की फुल फॉर्म क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के उनका मैनेजमेंट करना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, वो कहलाता है आपका EHRM। EHRM has been defined as way of implementation HR strategy, policy and practice in organization through a conscious and directed support of technology based channel। डिफाइन दी आपकी क्या बोला है कि HR की स्ट्रेटेजी, पॉलिसी और प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना किसकी मदद से, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल की मदद से, तो वो चीज कहलाती है आपकी EHRM। एडवांटेज क्या होते हैं EHRM के, सबसे पहला आता है प्रोवाइडिंग सर्विस एफिशिएंटली। तो EHRM improve the quality of service and fixes a particular form in which service to be provided। ये क्या करता है, सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है और एक फिक्स तरीका बता देता है कि किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। इट हैज ऑल्सो बीन नोटिस दैट मिस्टेक और ऑल्सो लेस इन द वर्क। और इसमें क्या होता है, जो काम में गलतियां होती हैं वो भी बहुत ज्यादा कम गलतियां होती हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन कॉस्ट सेविंग। तो रूटीन टास्क लाइक रिकॉर्ड कीपिंग, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रिकॉर्ड, मेंटेनिंग पोर्टफोलियो कैन बी डन इजीली यूजिंग सॉफ्टवेयर, देयरफॉर लेस वर्कफोर्स इज नीडेड बाय कंपनी व्हिच हेल्प इन सेविंग मनी। तो जो रूटीन टास्क होते हैं जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग रखना, कलेक्टिंग और स्टोरिंग का रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर की मदद से इजीली हो जाती हैं, तो हमें कम वर्क फोर्स की जरूरत पड़ती है। इससे कंपनी की जो मनी की सेविंग होती है वो भी हो जाती है।
फिर है मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय डेटा, तो ह्यूज बंडल ऑफ डेटा आर स्टोर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड मेकिंग एनी अपडेशन इज आल्सो सुपर इजी एज कम्पेयर टू मैनुअल रिकॉर्ड कॉपिंग। क्या बोला है, जब मैनुअल रिकॉर्ड रखे जाते थे एम्प्लॉय के डेटा के तो उसके बड़े बड़े बंडल हुआ करते थे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर होता है जो कि बहुत कम जगह में स्टोर हो जाता है और उसमें हम चेंजेस भी आसानी से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है क्विक एनालिसिस ऑफ डेटा, तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कैन आल्सो बी एनालाइज्ड इन नो टाइम यूजिंग सम एनालिटिकल सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द कंपनी टू प्रोवाइड फेयर अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय। इसकी मदद से हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं बहुत ही कम समय में सॉफ्टवेयर का यूज करके, जिससे एक फेयर अप्रेजल मिल जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का। फिर आता है इम्प्रूविंग एक्यूरेसी, तो डेटा इंस्टोर्ड हियर इज मोर एक्यूरेट एंड देयर एग्जिस्ट नो चांस ऑफ ह्यूमन बायसनेस। यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और उसमें ह्यूमन बायस के बहुत कम या फिर बिल्कुल नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ EHRM, जो इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले टाइप में आता है ऑपरेशनल, तो ऑपरेशनल EHRM इज कंसर्न्ड विद एडमिन फंक्शन, पेरोल एंड एम्प्लॉय पर्सनल डेटा। EHRM के अंदर क्या चीजें आती हैं, आपकी सारे एडमिन फंक्शन आते हैं। ऑपरेशनल रोल के जो ऑपरेशनल EHRM होता है उसके अंदर आपके सारे एडमिन फंक्शन आते हैं, जैसे कि पेरोल और एम्प्लॉय पर्सनल डेटा, ये सारी चीजें। This kind of EHRM system is intended to increase the effectiveness of HR procedure and simplify the work of HR professional। ये जो EHRM सिस्टम होता है ये क्या करता है, HR प्रोसीजर की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है और जो HR प्रोफेशनल है उनके वर्क को सिंप्लीफाई कर देता है। नेक्स्ट होता है आपका रिलेशनल, तो रिलेशनल EHRM इज कंसर्न्ड विद सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस बाय मींस ऑफ ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस एटसेट्रा। तो जो ये रिलेशनल EHRM होता है वो क्या करता है, बिजनेस प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के, रिक्रूटमेंट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट करके। द रिलेशनल EHRM सिस्टम इज यूज्ड टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन HR स्पेशलिस्ट एंड वर्कर्स। ये रिलेशनल EHRM क्या करता है, जो वर्कर और HR मैनेजर होता है उसके बीच में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को इम्प्रूव कर देता है। नेक्स्ट होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल EHRM, तो ट्रांसफॉर्मेशनल EHRM इज कंसर्न्ड विद स्ट्रेटेजिक HR एक्टिविटीज सच एज नॉलेज मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक और रीओरिएंटेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशनल EHRM में आपकी कौन कौन सी एक्टिविटी आ जाती हैं कि नॉलेज किस तरीके से मैनेज करनी है और स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन किस तरीके से करना है। एन ऑर्गेनाइजेशन में चूज टू परस्यू EHRM पॉलिसी फ्रॉम एनी नंबर ऑफ दिस टाइप टू अचीव देयर HR गोल। और एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस टाइप की EHRM पॉलिसी यूज करना चाहती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, HR गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब आता है आपका प्रैक्टिस ऑफ EHRM की EHRM की प्रैक्टिस किस तरीके से करी जाती है, मतलब कहाँ कहाँ ये एक तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट थ्रू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, प्रिंट मीडिया, बुकलेट एंड मैगजीन आर रिप्लेस्ड ओवर विद आउटलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो पहले रिक्रूटमेंट ट्रेडिशनल तरीके से एडवर्टाइजिंग, प्रिंट मीडिया और बुकलेट के थ्रू किया जाता था, मैगजीन के थ्रू किया जाता था, वो अब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू किया जाने लगा है। इट मेक द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कैंडिडेट एंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्विकर, चीपर एंड एफिशिएंट। इसने क्या कर दिया है, जो कैंडिडेट को ढूंढने की प्रोसेस होती थी उसमें नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई है और क्विकर, चीपर और एफिशिएंट तरीके से उनको एक तरीके से अलाउ कर दिया है कैंडिडेट रिक्रूट करना। फिर आता है आपका सिलेक्शन में, तो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ वेब बेस्ड टेस्टिंग, फेस टू फेस इंटरव्यू एंड जॉब ऑफर। सिलेक्शन में क्या होता है, हम ऑनलाइन तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को, उसका वेब बेस्ड टेस्टिंग करते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं ऑनलाइन और जॉब ऑफर उसे करते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज सिलेक्शन टू अचीव सम स्पेसिफिक पर्पस सच एज कॉस्ट रिडक्शन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज करके क्या कर पाती हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाती हैं और सस्टेन कर पाती हैं। इसके अलावा लर्निंग एंड वेब बेस्ड ट्रेनिंग, तो लर्निंग इंक्लूड न्यूमरस टाइप्स ऑफ मीडिया दैट डिलीवर टेक्स्ट, ऑडियो, मैसेज, इमेज, एनिमेशन एंड स्ट्रीमिंग वीडियो एंड इंक्लूड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। लर्निंग में क्या इंक्लूड होता है आपका, कई सारी तरीके की मीडिया, टेक्स्ट डिलीवर, ऑडियो डिलीवर, इमेजेस, एनिमेशन, स्ट्रीमिंग वीडियो और जिसमें हम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन और प्रोसेसेस का यूज करके कुछ चीज सीखते हैं, वो चीज कहलाती है आपकी लर्निंग। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अ वेब बेस्ड टूल हैज बीन डिजाइंड टू मेक द परफॉर्मेंस रिव्यू इजियर देन एवर।
ई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? ये एक वेब बेस्ड टूल है जिसके अंदर हम परफॉर्मेंस को इजीली रिव्यू कर पाते हैं और मैनेज कर पाते हैं एज कंपेयर टू बिफोर। एन ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फैसिलिटेट द कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑनलाइन। इसके लिए हम ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिससे हम ऑनलाइन किसी की भी परफॉर्मेंस को कंप्लीटली मेजर कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। तो ये होता है आपका ई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फिर आता है आपका ई कंपनसेशन। तो ई कंपनसेशन रिप्रेजेंट वेब इनेबल्ड अप्रोच टू एरे ऑफ कंपनसेशन टूल दैट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू गैदर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, यूटिलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट कंपनसेशन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ई कंपनसेशन में आपका क्या आता है? ये एक वेब इनेबल्ड अप्रोच है जिसके अंदर जो कंपनसेशन टूल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को कंपनसेशन की इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसको स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है, एनालाइज करता है, यूटिलाइज करता है और कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका बायोमेट्रिक। तो इट इज द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी डिजाइन फॉर एक्यूरेट अटेंडेंस मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग विद जीरो एरर और फ्रॉड। बायोमेट्रिक क्या है? ये एक तरीका है जिससे जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग है, उनकी अटेंडेंस ली जाती है जिसमें जीरो एरर और फ्रॉड होते हैं। बायोमेट्रिक स्कैन फिंगर ऑफ ह्यूमन एंड स्टोर परमानेंटली एज हिज आइडेंटिटी एंड प्रूव दैट ही इज प्रेजेंट। बायोमेट्रिक में क्या होता है? ये ह्यूमन बीइंग की फिंगर को स्कैन करता है और स्टोर कर लेता है उसकी आइडेंटिटी के लिए और एज अ प्रूफ कि वो प्रेजेंट था। तो ये होते हैं आपके प्रैक्टिस ऑफ ईएचआरएम की। ईएचआरएम का हम कहाँ-कहाँ, किस-किस तरीके से यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ ईएचआरएम। ईएचआरएम के क्या-क्या डिसएडवांटेज होते हैं? तो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई कॉस्ट एंड फंड। तो इट इन्वॉल्व अ हाई कॉस्ट टू मेंटेन एंड इंप्लीमेंट ईएचआरएम। इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करने में हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सेकंड आता है मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इनपुट डेटा। जो हमारा इनपुट डेटा होता है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नीड टू बी परचेज फॉर सिक्योरिंग द सेंसिटिव डेटा। और सेंसिटिव डेटा को सिक्योर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिंग चीजें खरीदनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन ट्रेनिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बिफोर अडॉप्टिंग ईएचआरएम एज दिस इज अ न्यू कंसेप्ट एंड एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड टू यूज एंड मेंटेन इट। क्या बोला है? ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ता है ईएचआरएम को अडॉप्ट करने के पहले, जिसमें एक बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि जो ये ईएचआरएम है ये एक न्यू कंसेप्ट है, इसके अंदर एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है इसे यूज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ट्रेनिंग पर खर्चा करना पड़ता है। फिर आता है डाटा कैन बी अटैक्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर वल्नरेबल व्हिच मे बी अटैक्ड बाय वायरसेस सच फ्रॉम एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। कॉन्ट्रैक्टिंग अ वायरस कैन डिसेबल योर एचआर मैनेजमेंट सिस्टम सीवियरली इनफ टू रेंडर इट यूजेबल अनयूजेबल फॉर एन इंटर इनडेटरमिनेट टाइम। क्या बोला है? कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है अटैक और वायरसेस से, कि इंटरनेट पर कहीं से भी कोई भी वायरस इस पर अटैक कर सकता है, इसे हैक कर सकता है, जिसके बाद ये अनयूजेबल हो जाता है और कुछ एक अनडिटरमाइंड टाइम के लिए, मतलब वो टाइम नहीं पता होता लेकिन कुछ टाइम के लिए वो अनएक्सेसिबल हो जाता है, अनयूजेबल हो जाता है। तो इसका भी ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है ईएचआरएम का। ठीक है, यहाँ पर आपका ईएचआरएम का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का। तो एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्जिस्ट करती है। इट ऑकर व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट अ पेड पोजीशन और डिलीवर पेड सर्विस अंडर सर्टेन कंडीशन। ये कब होता है? जब पेड एक पर्सन एक्सेप्ट करता है पेड पोजीशन को और दूसरा पर्सन पेड करता है उन सर्विसेज के लिए, तो उसे कहा जाता है आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, जिसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी पोजीशन के लिए पैसा लेता है और जो एम्प्लॉयर होता है वो उसकी सर्विसेज के लिए उसे पैसा देता है। द ग्रेटर द बॉन्ड बिटवीन टू पार्टी द हैप्पियर एंड द मोर प्रोडक्टिव द एम्प्लॉय विल बी। जितना इनके बीच का बॉन्ड अच्छा होगा उतने ही हैप्पियर और प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होंगे। फिर आता है आपका नीड फॉर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की। जो ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होती है इसकी जरूरत क्या होती है? तो सबसे पहले कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दैट आर फ्रेंडली कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच टर्न कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप अच्छी होगी, फ्रेंडली होगी, तो उससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, जिससे ग्रेटर लेवल मतलब कंट्रीब्यूशन आएगा प्रोडक्टिविटी के अंदर ओवरऑल। ठीक है,
फिर आता है आपका इंटरेक्शन। तो इफ एन एम्प्लॉय फील वैल्यूड बाय देयर एम्प्लॉय दे विल डू एवरीथिंग इन देयर पावर टू इंश्योर दैट बिजनेस अचीव इट्स गोल। अगर एम्प्लॉय को ये फील होगा कि हाँ उनका एम्प्लॉयर उनकी वैल्यू करता है, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग। तो व्हेन एम्प्लॉय है पॉजिटिव इंटरेक्शन विद सीनियर मैनेजमेंट दे टेंड टू रिमेन विद द कंपनी फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर एम्प्लॉय का डायरेक्ट पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा सीनियर मैनेजमेंट के साथ, तो वो उन्हें अच्छा लगेगा और वो लॉन्गर टाइम तक कंपनी के साथ बने रहेंगे। दिस प्रोवाइड देम विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी पॉलिसी प्रैक्टिस एंड प्रोसेस। इससे क्या होगा, उन्हें कंपनी की पॉलिसी प्रैक्टिस और प्रोसेस के बारे में सारी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है एम्पावरमेंट। तो बिजनेस दैट हैव एम्प्लॉई हु आर एंगेज्ड इन वर्क एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर हैव हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे बिजनेस जिसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो वर्क में एंगेज होता है, किसकी वजह से, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की अच्छी रिलेशनशिप की वजह से, तो उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो भी हाई होता है। डिसएंगेजमेंट ऑफ ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कैन कॉस्ट फर्म मिलियन ऑफ डॉलर ड्यू टू डैमेज इट डज टू आउटपुट। अगर यहीं डिसएंगेजमेंट हो जाएगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, तो उससे कंपनी का बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन द वर्कप्लेस हैव डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट कैन आल्सो क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजर व्हिच कैन हिंडर परफॉर्मेंस। कॉन्फ्लिक्ट अगर वर्कप्लेस में हो जाता है तो उसका बहुत ही डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर, जिससे क्या होता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट होगा और उससे परफॉर्मेंस पर हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। तो द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स दैट अ फर्म पजेस इट्स इट्स वर्कफोर्स। जो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है एक फर्म का, वो क्या होता है, उसका वर्कफोर्स होता है। इफ दे आर इन्वॉल्व्ड इन देयर वर्क एंड ड्राइवन दे विल मेक एन एफर्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट सेट आउट बाय ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो वर्क में इन्वॉल्व होंगे, जो हमारी वर्कफोर्स है वो वर्क में इन्वॉल्व होगा, तो वो एफर्ट्स डालेंगे कि किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसे मीट आउट किया जाए। तो वो आता है आपका प्रोडक्टिव वर्कफोर्स के अंदर। तो ये होता है आपका नीड क्या होती है एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की, कि अगर एक अच्छी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होगी तो उसके क्या क्या जरूरत होती है और क्यों जरूरत होती है। आज की वीडियो को हम यहीं करेंगे खत्म। इसके बाद मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे का कंसेप्ट जो कि है आपका फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, इससे आगे का कंसेप्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।